तो दोस्तों अभी 10 सितंबर को 3 जो आईपीओ ओपन होने वाले हैं उनमें से एक और आईपीओ श्रृंगा द हाउस ऑफ मंगलसूत्र, काफ़ी यूनिक नाम मुझे लगा और उसके अलावा यूनिक सेक्टर भी लगा। मंगलसूत्र पर स्पेशली ये मतलब कंपनी काम करती है, मुझे काफ़ी यूनिक टाइप का लगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर और अपने जो भी कंपीटिटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। और देखिए दोस्तों मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। तो अंदाजा ही होता है ग्रे मार्केट का प्रीमियम, ग्रे मार्केट के पूरे भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए। तो जीएमपी अगर करीब करीब मान के चले तो 15% के आसपास बता रही है, लगभग 25-26 रुपए पर शेयर इसकी जीएमपी बता रही है। तो डिमांड अभी ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा कम नहीं है। मिनिमम मेरा तो क्राइटेरिया रहता है कि 20% हो तो ठीक है, बट ठीक है डिमांड 15% भी कम नहीं होती है। तो जीएमपी वैसे ऊपर नीचे होती रहती है, अभी भरोसे पूरा नहीं रहना है, एग्जैक्ट डिमांड आने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है। अब जी ये आईपीओ ओपन होगा तो उस टाइम भी थोड़ी एक्चुअल डिमांड जो है फ्लक्चुएट होगी, तो वो मैं अपडेट आपको कर दूंगा, ठीक है। इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। बाकी एंकर लिस्ट आना बाकी है, वो आते ही हम डिस्कस कर लेंगे। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी एक्चुअली में जो फाउंडेड की गई थी 2006 के अंदर, 19 साल हो गए हैं मतलब कंपनी को अपने सेक्टर के अंदर, और 2009 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि भाई जो भी कागजी वगैरह मतलब एक लाइमलाइट के अंदर आई 2009 के अंदर। तो कंपनी ऑफिशियली देखा जाए, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मंगलसूत्र ज़्यादातर ये मैन्युफैक्चर करती है। 18 कैरेट के, 22 कैरेट के जो ये मंगलसूत्र आते हैं उसके अंदर ये डायमंड्स, जिरकॉनिया, पल्स ये मोती जिनको कहते हैं, या प्रीशियस स्टोन्स वगैरह के अंदर ये मंगलसूत्र मैन्युफैक्चर करती है। ज़्यादातर ये B2B क्लाइंट, बिजनेस टू बिजनेस देती है, मतलब जो बड़े बड़े आप शोरूम कह सकते हैं ज्वेलरी के, उनको क्या ये मैन्युफैक्चर करके देती है। क्लाइंट बेस काफ़ी अच्छा है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे टाइटन कंपनी जिसका तनिष्क ब्रांड आता है वो उसका क्लाइंट है, जॉय लुकास है, PNG ज्वेलर्स हैं, रिलायंस ज्वेल्स हैं, मालाबार गोल्ड है, डमास UAE का ब्रांड है वो भी इसका कस्टमर है। इंडिया में भी सेल करती है, ज़्यादातर इंडिया में सेलिंग होती है और कुछ एक्सपोर्ट भी करती है। 34 इसके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, 1089 होलसेलर्स हैं, 81 रिटेलर्स हैं, उनको ये माल वगैरह ये सप्लाई करती है। और 2025 के अंदर इसने 1370 किलो जो गोल्ड होता है वो प्रोसेस किया था। प्रोसेस मतलब इनसे ये अपना गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी बनाई थी। अभी रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो मंगलसूत्र से 72% का रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसा नहीं कि अकेला मंगलसूत्र ही बनाते, बट ज़्यादातर ये मंगलसूत्र बनाती है। और दूसरी जो गोल्ड ज्वेलरी है वहाँ से 18% का रेवेन्यू जनरेट होता है। 6% रेवेन्यू डायमंड के जो भी ज्वेलरी है वहाँ से जनरेट होता है। बाकी 4% का रेवेन्यू सिल्वर ज्वेलरी से जनरेट होता है। बाकी 2023 के अंदर, मतलब कंपनी का ऐसा कहना है, 2023 के अंदर इनका मार्केट जो शेयर था मंगलसूत्र के अंदर खाली 6% का। बाकी अभी के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ओवरऑल अगर इसका गोल्ड जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं उसका मार्केट शेयर देखें तो 1% से भी कम है। मतलब मैं ये आपको करीब करीब बता रहा हूँ। तो ओवरऑल सेक्टर देखें तो ये सेक्टर मुझे मंगलसूत्र के कारण थोड़ा सा यूनिक लगा। बाकी देखिए गोल्ड सेक्टर काफ़ी कम्पिटिटिव सेक्टर है, बहुत सारी कंपनियां, लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स खूब हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर इतने सारा कंपटीशन है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए कंपनी के पास। तो इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखते हैं, 2023 से 2025 तक फाइनेंशियल दिए गए हैं। एसेट्स अगर देखें तो साल दर साल बढ़े हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। ये 951 करोड़ रुपए से 1102 करोड़ रुपए हुए हैं, 1102 करोड़ रुपए से 1430 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू हुआ है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 23 करोड़ से 31 करोड़ और 31 करोड़ से 61 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है 2023 से 2025 तक। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकाले तो 2.4%, फिर 2.8% और फिर 4.2% 2023 से 2025 तक। मतलब मार्जिन इसके हर साल बढ़े हैं। प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी बात है। एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है। नेट वर्थ इसकी बड़ी है। रिजर्व्स इसके आस में 123 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। बोरोइंग्स थोड़ी सी बड़ी है, 123 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स भी है इसके साथ में, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा कह सकते हैं क्योंकि छोटी कंपनी है इस हिसाब से। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 का निकल कर आता है, जो कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, थोड़ा सा पे करना चाहिए था। बाकी ओवरऑल फाइनेंशियली ठीक नज़र आ रही है, पर डेट पे इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बाकी ROE 32% के आसपास है, PE 19 का है और प्राइस टू बुक देखें तो 5.9 के आसपास का निकल कर आता है। और अदर कंपटीटर्स का PE अगर देखें तो 13 से 28 के बीच के हैं। और बाकी जो इसने पीयर्स अपने बताए हैं उसके अंदर रेवेन्यू के मामले में दूसरे नंबर की कंपनी है। बाकी 2 इससे छोटी कंपनियां भी हैं। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस देखें तो ओके कह सकते हैं, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ज़्यादा सस्ती भी नहीं है।
तो फाइनेंशियली भी ओके ओके कह सकते हैं, वैल्यूएशन वाइज भी ओके ओके है, फंडामेंटल्स वगैरह भी ठीक ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 10 से लेकर 12 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर आ रहा है। प्राइस बैंड 155 रुपये से लेकर 165 रुपये के बीच में 90 मतलब 90 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है करीब करीब 401 करोड़ रुपए के आसपास का पूरा फ्रेश इशू है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पैसा काम में आने वाला है। मुझे लगता था थोड़ा डेट भी पे करना चाहिए था। एम्प्लॉइज को 15 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। रिटेल पोर्शन 35% का। लिस्टिंग डेट है 17 सितंबर को। तो ये है पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। उसके अलावा आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। नॉलेज, जैज पैरामीटर्स। सिर्फ रिस्क मापने के लिए पर्सनली मैं मेरे हिसाब से देखता हूँ कि अभी की कंडीशन में इसका क्या हाल चल रहा है, वही देखते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी डिसीजन तो आपको खुद को ही बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ है जीएमपी 15% के आसपास है। तो अभी यूँ मान के चलिए आधे से 1 तक पॉइंट दे सकते हैं। जनरली मैं तो मान के चलता हूँ कि 20% हो तो बढ़िया है, बट अभी चलो अभी की कंडीशन के हिसाब से 1 पॉइंट पूरा दे दे तो भी चल जाएगा। बाकी वैल्यूएशंस ओके ओके है, मुझे इतनी ज़्यादा सस्ती नहीं लगी, महंगी भी नहीं है ज़्यादा, तो आधा पॉइंट मैं वैल्यूएशंस के अंदर भी देना चाहूँगा। तो अभी 4 में से 2 पॉइंट है, 1.5 पॉइंट इसका बन रहा है। और बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, तो उनके पॉइंट बाद में हम देख लेंगे कि। और छोटा इश्यूज है जिस हिसाब से एंकर लिस्ट तो ठीक ठाक ही आनी है, ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, बट सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छा मिल सकता है अगर जीएमपी अच्छी रही तो अभी के हिसाब से थोड़ा न्यूट्रल टाइप का नज़र आ रहा है। बाकी मैं अपडेट आपको कर दूंगा, ठीक है। फिर बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में मुझे थोड़ा सा ये लगा कि भाई मंगलसूत्र पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए एक चीज़ पर फोकस ज़्यादा, ये अच्छी भी बात होती है, बुरी बात नहीं है कि भाई इसकी स्पेशलिटी बन जाती है। तो ये थोड़ा सा मुझे यूनिक टाइप का लगा चीज़। दूसरा रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर कंटिन्यू अच्छी ग्रोथ है। मार्जिन्स भी इसके अच्छे हैं, मतलब मार्जिन बढ़े भी हैं हर साल, ये भी अच्छी बात है। आरओई इसकी बढ़िया है और क्लाइंट बेस इसका अच्छा है, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके पास, और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स में देखिए इसके ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.61 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आता है, जो कि मुझे थोड़ा सा हायर साइड में लगा। थोड़ा डेट पर इसको फोकस करना पड़ेगा। आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट पे नहीं कर रही है, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लगा। वैल्यूएशंस ओके ओके लगी, ना ज़्यादा महंगी ना ज़्यादा सस्ती, तो वैल्यूएशंस थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता, इसका पॉजिटिव पॉइंट बन जाता, बट ओके ओके है। तो ओवरऑल अगर देखें तो डेट पर थोड़ा फोकस करें तो बैलेंस्ड कंपनी नज़र आ रही है। बाकी उसके अलावा ज़्यादा दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से एक अट्रैक्शन तो है, मुझे भी पर्सनली अट्रैक्शन है। बाकी मैं अपडेट आपको कर दूंगा। और अभी का मार्केट कैप देखें तो 1500 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा, तो स्मॉल कैप है, काफ़ी छोटी कंपनी। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी बढ़िया चांसेस भी हैं और रिस्क भी ज़्यादा रहता है, बट देखते हैं। बाकी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि डिमांड वगैरह कैसी आती है, ठीक है। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स, और उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी इस तरह की हेल्पफुल रहेगी। सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं नहीं हुए हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बाकी अगले वीडियो के अंदर। कोई भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं।